हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में आज हम जीएफआर के रूल 172 एवं 173 को कवर करेंगे। जीएफआर के रूल 172 में एडवांस पेमेंट टू सप्लायर के बारे में पढ़ना है और 173 में बिडिंग प्रोसेस में किस तरह से ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, कंपटीशन एंड एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस को इंश्योर कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसमें इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रूल 172 को देखते हैं। रूल 172 में क्या दिया हुआ है? एडवांस पेमेंट टू सप्लायर। एडवांस पेमेंट टू सप्लायर, सबसे पहले देखेंगे कि एडवांस पेमेंट जो है किस किस चीज़ में एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे तो एडवांस पेमेंट जो है जहाँ भी ज़रूरत होगा वहाँ एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में जो है कुछ चीज़ें, यहाँ एग्जाम्पल के लिए जीएफआर में कुछ चीज़ें दी हुई है, उसको देख लेते हैं क्या है। उसमें पहला है कि मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें हम एडवांस दे सकते हैं। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसिंग ऑफ एसी, एयर कंडीशनर्स, कंप्यूटर्स और अदर कॉस्टली इक्विपमेंट। जैसे एसी का सर्विसिंग वगैरह का जो मेंटेनेंस है, कंप्यूटर्स का कोई मेंटेनेंस है और अदर कॉस्टली इक्विपमेंट है जिसका मेंटेनेंस करवाना है, तो उस केस में एडवांस दिया जा सकता है। फिर दूसरा दिया हुआ है कि फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट है, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सेट्रा, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? एडवांस दे सकते हैं। तो फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? तो जैसे फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बेसिकली फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट में क्या बनाना होता है? तो जैसे जो गेट होता है, जो दरवाज़ा, जो आजकल जो लोहे का गेट लग रहा है वो आप देख रहे होंगे, तो उसमें जो छड़ से, वो गेट लोहे के छड़ से बनाया जाता है। तो क्या हो रहा है इसमें जो है, जो असेंबल करके जो चीज़ें बनाई जा रही है वो फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा आएगा? टर्न की कॉन्ट्रैक्ट में है कि कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनना है तो वो बिल्डिंग जो है किसी बिल्डर्स को दे दिए हैं बनाने के लिए, तो वो शुरू से डिजाइन से लेकर के और फाइनल जो भी उसका काम है वो सारा काम करके अब सिर्फ चाबी दे देगा हमको, तो उसको बोल देंगे टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट में भी और फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट दोनों में भी क्या कर सकते हैं? एडवांस दे सकते हैं। और कितना एडवांस दे सकते हैं उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो एडवांस देना है वो कितना दे सकते हैं? तो इसमें दिया हुआ है कि जो प्राइवेट फर्म्स है, जीएफआर में दिया हुआ है कि प्राइवेट फर्म्स को 30% ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के 30% हम क्या कर सकते हैं? प्राइवेट फर्म्स को क्या कर सकते हैं? एडवांस दे सकते हैं। और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी और पीएसयू को 40% दे सकते हैं, 40% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ठीक है, और जो है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होगा? तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के केस में बोला जा रहा है, बताया गया है कि जो 6 मंथ मेंटेनेंस का चार्जेज होगा, जो 6 मंथ मेंटेनेंस का चार्जेज होगा जो भी, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। यानी मैक्सिमम जो है, ये जो है मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? 6 मंथ मेंटेनेंस का जो चार्जेज होगा वो एडवांस के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हु कैन रिलैक्स द एबव लिमिट। जो ऊपर लिमिट दिया हुआ है 30% का प्राइवेट फर्म्स के केस में, 40% का, जो 30% का दिया हुआ है, 30% का दिया हुआ है प्राइवेट फर्म्स के केस में, 40% जो है गवर्नमेंट के केस में, और मेंटेनेंस के केस में 6 मंथ का जो है चार्जेज है, मेंटेनेंस चार्जेज वो दिया हुआ है। इसको कौन रिलैक्स कर सकता है?
तो इसको रिलैक्स करता है IFD, इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का, वो क्या करेगा, उसको रिलैक्स कर देगा। ठीक है, अगर जस्टिफाइड है, ज़रूरी है, नेसेसरी है तो किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट वी मस्ट सीक फ्रॉम सप्लायर या फर्म इन लीव ऑफ एडवांस पेमेंट। जो हम 30%, 40% और 6 मंथ का जो है मेंटेनेंस चार्जेज अगर किसी को एडवांस पेमेंट के रूप में देते हैं तो क्या सेफ गार्ड के रूप में हमें लेना पड़ेगा। तो GFR में दिया हुआ है कि बैंक गारंटी, क्या बैंक गारंटी जो है फर्म से लेना है, या कोई अदर्स, उसमें एक सेक्टरा दिया होता है, सेक्टरा में जो है ना अदर सिक्योरिटीज के रूप में कुछ ले सकते हैं, जो भी सिक्योरिटीज के रूप में कुछ भी ले सकते हैं सेफ गार्ड के रूप में। ठीक है, तो ये जो है दिया हुआ है। आगे देखते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है पार्ट पेमेंट टू सप्लायर्स। अभी हम देख रहे थे क्या एडवांस पेमेंट टू सप्लायर्स, ये है पार्ट पेमेंट टू सप्लायर्स। जैसे मान लीजिए कि जो टर्म्स ऑफ डिलीवरी है, क्या है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी है, वो भी क्या है, पार्ट में है। ठीक है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी भी पार्ट में है। ठीक है, तो पेमेंट भी जो क्या करेंगे, पेमेंट भी जो है पार्ट पेमेंट किया जा सकता है, पेमेंट जो है पार्ट में कर सकते हैं। जैसे जैसे डिलीवरी होगा वैसे वैसे हम पेमेंट कर सकते हैं, एक बार में पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए 100 AC जो है ना हम परचेज किए हैं, तो फर्स्ट लॉट में मान लीजिए 20 आ रहा है तो हम 20 का पेमेंट करेंगे। ठीक है, 100 मान लीजिए AC है, परचेज किए हैं, और जो है फर्स्ट लॉट में मान लीजिए 20 है, दूसरे लॉट में फिर 20 है, तीसरे लॉट में मान लीजिए 30 है, और अगले लॉट में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर जो भी है 4 टर्म्स में अगर डिलीवरी हो रही है, 4 बार में डिलीवरी हो रही है, तो पेमेंट भी जो है 4 बार में करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारा अगला रूल है वो रूल है 173। रूल 173 है, उसमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस एंड एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इन द प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस। यानी प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस और एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस को कैसे क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। तो क्या क्या मेजर्स लेना पड़ेगा इसको इंश्योर करने के लिए। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो बिड डॉक्यूमेंट जो हम भेजेंगे सप्लायर को, वो सेल्फ कंटेंट होना चाहिए, कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, विदाउट एनी एम्बिग्यूटीज। ऑल इसेंशियल इंफॉर्मेशन विच ए बीडर नीड्स फॉर सेंडिंग रेस्पॉन्सिव बिड्स शुड क्लियरली स्पेल्ड आउट इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट इन सिंपल लैंग्वेज। बेसिकली बोल रहा है कि जो भी बिड डॉक्यूमेंट हम भेज रहे हैं वो सेल्फ कंटेंट होना चाहिए। सेल्फ कंटेंट का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन बीडर को चाहिए वो सारा इंफॉर्मेशन बिड डॉक्यूमेंट में मिल जाए, उसको कहीं से जो है ना और कोई एम्बिग्यूटीज नहीं हो, साफ साफ पता चल जाए क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, फिर इसमें है कि जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप के केस में जो प्रायर टर्नओवर का कंडीशन है और प्रायर एक्सपीरियंस का कंडीशन है, इसको रिलैक्स कर देते हैं। ठीक है, GFR में क्या दिया हुआ है, स्टार्टअप के केस में प्रायर टर्नओवर और प्रायर एक्सपीरियंस को हम रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप है, नया नया तो कंपनी शुरू हुआ है, तो उसका प्रायर टर्नओवर कहाँ से आएगा और प्रायर एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा भी तो उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए इसको क्या कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। इसमें देख लीजिए स्मॉल एंड जो भी माइक्रो इंटरप्राइजेज इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, जो बीड सिक्योरिटी में दोनों को जो है क्या किया गया था, रिलैक्स किया गया था। किसको, स्टार्टअप को भी रिलैक्स किया गया था और MSE को भी रिलैक्स किया गया था, लेकिन जो प्रायर टर्न वाला जो प्रायर एक्सपीरियंस है वो स्टार्टअप के केस में रिलैक्स होगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अभी बीड डॉक्यूमेंट में क्या देखे, बीड डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, तो सेल्फ कंटेंट होना चाहिए और स्टार्टअप के केस में छूट है। ठीक है, और बीड डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है उसमें क्या होना चाहिए, बीड डॉक्यूमेंट शुड कंटेंट क्या क्या होना चाहिए बीड डॉक्यूमेंट में, इसके बारे में जो है शॉर्ट में हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें फिर से देख लेते हैं। बीडिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी,
लाने के लिए, तो बिडिंग डॉक्यूमेंट में जो भी गुड्स प्रोक्यूर कर रहे हैं तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है गुड्स का डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन जो भी है वो, और उसके अलावा क्या क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी क्या चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, और जो है डेट, ठीक है, टाइम एंड प्लेस, डेट टाइम एंड प्लेस, ठीक है, ऑफ डिलीवरी कहाँ करना है, ठीक है, ये भी जो है क्या होगा उसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। बिड डॉक्यूमेंट के डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में स्पेसिफिकेशन भी बताना है, क्वांटिटी भी बताना है, डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी भी बताना है। दूसरा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम क्या क्या रखेंगे बिड डॉक्यूमेंट में, क्या ये जो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, कंपटीशन के लिए, फेयरनेस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसके बारे में क्या करेंगे देखेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है ना क्या रखते हैं हम, मिनिमम एक्सपीरियंस रखते हैं। एक तो क्या रखते हैं, मिनिमम एक्सपीरियंस, ठीक है, हम 3 साल का भी रख सकते हैं, 2 साल का भी रख सकते हैं, 5 साल का भी रख सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से मिनिमम एक्सपीरियंस का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उसमें कितना एक्सपीरियंस है, कितने बीडर को, सप्लायर को कितने दिन का उसमें एक्सपीरियंस है, और पास्ट परफॉर्मेंस बीड जो भी कंपनी है, फर्म है, उसका कैसा रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और इसके लिए जो एग्जीक्यूशन किया है कोई प्रोजेक्ट तो उसका सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस उसमें डालना पड़ेगा, पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में पूछ सकते हैं, और टेक्निकल कैपेबिलिटी भी उसका क्राइटेरिया भी डालेंगे, ठीक है। टेक्निकल कैपेबिलिटी है कि नहीं, इसको कैसे पता चलेंगे, तो टेक्निकल कैपेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, वो उससे पूछ सकते हैं कि भाई आपके पास नंबर ऑफ टेक्निकल पर्सनल कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टेक्निकल, ठीक है, पर्सनल जो है आपके पास कितने हैं वो पूछ सकते हैं, और टेक्निकल इक्विपमेंट कितना है वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उससे जो है वो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है, ठीक है, वो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाला क्राइटेरिया भी डाल सकते हैं कि उसका जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितना है, वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा इसमें जो है हम फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है, उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि उसका जो है, इसके लिए क्या करेंगे, तो जो भी एनुअल स्टेटमेंट होगा, ठीक है, कंपनी का वो मांग सकते हैं जो ऑडिट हो रखा है, ठीक है, इसके लिए ये मांग सकते हैं। और इसके अलावा कोई जो है ओरिजिन ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग अगर कोई रेस्ट्रिक्शन डालना है, ओरिजिन ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग अगर कोई रेस्ट्रिक्शन जो है, रेस्ट्रिक्शन का क्राइटेरिया डालना है तो वो भी क्या करेंगे, डालेंगे। जैसे बोल सकते हैं कि भाई हमको तो क्या चाहिए, मेक इन इंडिया वाला ही प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, मेक इन इंडिया में बना हुआ ये सामान चाहिए, तो ये क्राइटेरिया भी हम डाल सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या हो सकता है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है मिनिमम एक्सपीरियंस हम डाल सकते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस पूछ सकते हैं, टेक्निकल कैपेबिलिटी क्या होगा वो पूछ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या होगा वो जान सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा वो जान सकते हैं, ओरिजिन ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग अगर जो है कोई रेस्ट्रिक्शन, लीगल रेस्ट्रिक्शन डालना है तो वो भी डाल सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं कि बिड डॉक्यूमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और क्या क्या हो सकता है। तो इसमें है कि प्रोसीजर्स एज वेल एज डेट टाइम एंड प्लेस फॉर सेंडिंग द बिड्स, जो बिड डॉक्यूमेंट होगा उसमें हम जो भी है डेट टाइम एंड प्लेस का भी जिक्र करेंगे कि जो है किस डेट को कितने बजे और कहाँ पे जो है ये बीड भेजना है, ठीक है, जो बीड्स है वो कहाँ पे भेजना है, ठीक है, इसके बारे में बीड डॉक्यूमेंट में मेंशन रहेगा। डेट टाइम प्लेस ऑफ ओपनिंग ऑफ बीड, जो बीड की ओपनिंग होगी वो किस डेट को होगी, कब होगी और किस स्थान पे होगी, वो भी बीड डॉक्यूमेंट में मेंशन करना है। क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ बीड, जो क्राइटेरिया इवैल्यूएशन ऑफ बीड का क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, किस किस क्राइटेरिया पे इवैल्यूएट होगा बीड, वो क्राइटेरिया भी मेंशन करना है बीड डॉक्यूमेंट में।
और बीड डॉक्यूमेंट में एक क्लॉज ये भी डालना है कि अगर कोई नील अमाउंट कोट कर देता है, ठीक है, जो भी हम गुड्स प्रोक्यूरमेंट करना चाह रहे हैं उसके लिए अगर कोई नील अमाउंट्स क्या कर देगा, कोट कर देगा, तो उसके बीड को हम अनरेस्पॉन्सिव बीड ट्रीट करेंगे, ठीक है, और उसके बीड को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें डालनी है। आगे बढ़ते हैं और जो है अगला पॉइंट देखते हैं, 2 नंबर पॉइंट, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट में क्या है, इंक्वायरी प्रोविजन इन बी डॉक्यूमेंट। बी डॉक्यूमेंट में इंक्वायरी प्रोविजन रखना है। किस लिए रखना है बी डॉक्यूमेंट में इंक्वायरी प्रोविजन? तो जैसे बीडर को मान लीजिए बिडिंग प्रोसेस के बारे में पूछना हो, ठीक है, बिडिंग कंडीशंस के बारे में पूछना हो, तो उसके लिए जो है ना इसमें इंक्वायरी प्रोविजन भी बी डॉक्यूमेंट में रखेंगे। जैसे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मान लीजिए जो बीडर है उसको क्या पूछना है, बीडर को अगर बिडिंग कंडीशन के बारे में पूछना है, किसके बारे में पूछना है, बिडिंग कंडीशन के बारे में पूछना है, तो क्या करेगा, वो तो इंक्वायरी करेगा ना जी, बिडिंग कंडीशंस के बारे में पूछना है। तो उसके अलावा जो है बिडिंग प्रोसेस के बारे में पूछना है, तो बिडिंग प्रोसेस के बारे में अगर कुछ पूछना है तो वो भी इंक्वायरी करेगा, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए कि उसका अगर बिड रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो रिजेक्शन के बारे में, रिजेक्शन ऑफ बिड के बारे में भी पूछ सकता है। रीजन भी जान सकता है, रीजन्स फॉर रिजेक्टिंग, ठीक है, रिजेक्टिंग टेंडर को क्यों रिजेक्ट किया गया, या जो है उसके बारे में भी जान सकता है। ये भी जान सकता है कि किसी को बिड डॉक्यूमेंट क्यों नहीं भेजा गया, तो रीजन्स फॉर नॉट सेंडिंग बीड डॉक्यूमेंट। अगर किसी को बीड डॉक्यूमेंट नहीं भेजते हैं तो उसके रिगार्डिंग वो रीजन्स जान सकता है। तो इंक्वायरी किस किस चीज़ का इंक्वायरी कर सकता है, तो बिडिंग कंडीशंस के बारे में, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कंडीशंस, तो उसके बारे में पूछ सकता है। बिडिंग प्रोसेस क्या क्या रहेगा, जैसे बिडिंग प्रोसेस में हो गया कि कब जो है फाइनेंशियल बीड ओपन होगा, कब टेक्निकल बीड ओपन होगा, और कैसे होगा, पब्लिकली होगा या ऑनलाइन होगा, तो ये सारी चीज़ें बिडिंग प्रोसेस में आती है, उसके बारे में पूछ सकता है। किसी का अगर बिड रिजेक्ट हो गया है तो रीजन्स पूछ सकता है, ठीक है। किसी को अगर बिड डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं गया है तो क्यों नहीं दिया, उसके बारे में पूछ सकता है। और जब ये पूछेगा तो जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, उसको रिप्लाई करेगा, ठीक है। क्या करेगा, जब भी पूछेगा तो रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इंक्वायरी का क्या करना है, जो भी इंक्वायरी की जाएगी, इंक्वायरी, ठीक है, ऑफ फर्म्स क्या कर जाएगा, उसको रिप्लाइड बाय मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट, ठीक है। अब बीड ओपनिंग है, क्या आगे दिया हुआ है, बीड ओपनिंग। तो ये जो बीड ओपनिंग है, बीड ओपनिंग क्या करना है, पब्लिक में बीड ओपनिंग होगा। बीड ओपनिंग कहाँ होगा, पब्लिक में होगा। और जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो भी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको क्या करना है, उसको अटेंड करने के लिए अलाउ करेंगे, ठीक है। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा फर्म का, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फर्म क्या करेगा, अटेंड करेगा, ठीक है। तो ये है पब्लिकली होगा, मतलब पब्लिक में होगा। ऐसा नहीं है कि सीक्रेटली जो है ना बीड को ओपन करेंगे, पब्लिकली ओपन करेंगे, ताकि सबको पता चलेगा कि कौन कितना जो है ना बीड कोट किया है, ठीक है। सबको पता चलना चाहिए, तब ना ट्रांसपेरेंसी रहेगा, नहीं तो चुपके से कर लेगा तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ रहेगा। आगे देखते हैं, जो अगला पॉइंट है वो क्या है, प्री बीड कॉन्फ्रेंस है। जो बीड डॉक्यूमेंट होगा, बीड डॉक्यूमेंट में जैसे मान लीजिए प्री बीड कॉन्फ्रेंस कहाँ करेंगे, तो प्री बीड कॉन्फ्रेंस जैसे कॉम्प्लेक्स नेचर का अगर जैसे मशीनरी हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, अगर क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नेचर का, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो प्री बीड कॉन्फ्रेंस जो है ना, बीडर के लिए जो है प्री बीड कॉन्फ्रेंस रख सकते हैं। बीडर के लिए प्री बीड कॉन्फ्रेंस क्या है, इसमें बीड डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, बीड डॉक्यूमेंट में प्रोविजन जो है
रखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेचर का मशीनरी इक्विपमेंट रहेगा तो बीडर के लिए प्री बीड कॉन्फ्रेंस जो है वो बीड डॉक्यूमेंट में प्रोविजन रखेंगे। ठीक है, क्यों रखेंगे? ताकि जो है वो टेक्निकल जो टेक्निकल अगर जो स्पेसिफिकेशन है, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, उसके बारे में अगर कुछ पूछता है तो उसको बताना है कि भाई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर बीडर को समझ नहीं आ रहा है और पूछेगा तो उसको बताने के लिए जो है प्री बिड कॉन्फ्रेंस रख सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग। और इसमें जो है प्री बिड कॉन्फ्रेंस का जो डेट होगा, ठीक है, टाइम होगा और प्लेस होगा, वो क्या करना है बीड डॉक्यूमेंट में मेंशन करना है। बीड डॉक्यूमेंट में क्या करना है? मेंशन करना है। ठीक है, बीड डॉक्यूमेंट में मेंशन करना है। और ये जो डेट टाइम जो ओपनिंग ऑफ क्या बोलते हैं, जो ये कॉन्फ्रेंस होगा, ये जो प्री बीड कॉन्फ्रेंस होगा, ये ओपनिंग ऑफ बीड से पहले होगा। ओपनिंग ऑफ बीड से पहले होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है बीड ओपन हो गया उसके बाद प्री बीड कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इसमें प्री बिड कॉन्फ्रेंस किस लिए करते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नेचर का कोई मशीनरी इक्विपमेंट अगर जो है हम परचेज कर रहे हैं और उसमें अगर बीडर को कुछ समझ नहीं आ रहा है टेक्निकल जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में, तो उसके लिए रखते हैं। और बी डॉक्यूमेंट में इसका डेट टाइम प्लेस जो है ना हम मेंशन कर देंगे कि कब है और ये ओपनिंग ऑफ बीड से पहले रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है सबको मौका देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दो आदमी को लेंगे बाकी को एक दो फर्म को लेंगे बाकी को छोड़ देंगे, सबको देंगे मौका। इसमें एक और चीज़ देखना है, वो क्या देखना है वो देख लेते हैं। इसमें है कि जो भी ये प्रोसीडिंग्स होगा, जो उसका जो रिकॉर्ड होगा, प्रोसीडिंग का जो रिकॉर्ड ऑफ ये जो प्री बिड कॉन्फ्रेंस होगा उसका रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग जो भी होगा उसको क्या करना है? ठीक है, एवरी बीडर को क्या करना है? भेजना है। एवरी बीडर को क्या कर देंगे? सेंड कर देंगे। ठीक है, और जो है क्या कर देंगे? वेबसाइट पे भी इसको क्या कर देंगे? वेबसाइट पे भी पब्लिश कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग रेस्पॉन्सिवनेस। तो रेस्पॉन्सिवनेस है उसको डिटरमिन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे पता लगाएंगे कि ये बीड है रेस्पॉन्सिव है कि नहीं। ठीक है, बीड रेस्पॉन्सिव है कि नहीं उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें जो है 5 क्राइटेरिया जीएफआर में दिया हुआ है। पहला क्राइटेरिया है टाइम ऑफ डिलीवरी। पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, टाइम ऑफ डिलीवरी पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। क्या है दूसरा क्राइटेरिया? परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है। दूसरा क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक ठीक है, ये दूसरा क्राइटेरिया था। तीसरा क्राइटेरिया है इसमें टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड गारंटी। टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड गारंटी। ठीक है, टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड गारंटी ये तीसरा क्राइटेरिया है। चौथा क्राइटेरिया प्राइस है। ठीक है, और पांचवा क्राइटेरिया जो है कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग मेंटेनेंस है। क्या है? कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग मेंटेनेंस। ठीक है, ऑपरेटिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग है। और क्या है? रिपेयरिंग है। ठीक है, तो जो रेस्पॉन्सिवनेस है उसको डिटरमिन करने के लिए क्या क्राइटेरिया है? 5 क्राइटेरिया है। टाइम ऑफ डिलीवरी है, मतलब जो भी टाइम हम दे रहे हैं, मान लीजिए हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, उस 1 महीने के टाइम में जो हम बीड बोल रहे हैं कि हमारा ये सामान 1 महीने में चाहिए, वो 1 महीने में सामान हमें मिलेगा कि नहीं। अगर एक महीने के बाद बोल रहा है तो रेस्पॉन्सिव नहीं हुआ।
परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इन्वायरमेंटल करेक्टिव, जो एफिशिएंसी हम बोल रहे हैं कि 5 स्टार चाहिए और 2 ही स्टार, तो वो भी नहीं है। टर्म्स ऑफ पेमेंट में कि हम बोल रहे हैं 40% एडवांस पेमेंट करेंगे, वो बोल रहे हैं 100% चाहिए। ठीक है, प्राइस जो है हम बोल रहे हैं कि भाई 30,000 का सामान चाहिए, 30,000 का एसी चाहिए, वो बोल रहा है 50,000 का एसी। तो इस तरह से जो है कॉस्ट ऑफ और मेंटेनेंस चार्जेज वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें हैं, टाइम ऑफ डिलीवरी, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड गारंटी, प्राइस है, कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग मेंटेनेंस। ये जो है 5 क्राइटेरिया है रेस्पॉन्सिवनेस डिटरमिन करने का। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, उससे पूरा एक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख जैसे ये क्या है, अभी जो हम पढ़ रहे थे रेस्पॉन्सिवनेस, वो कैसे पता चलेगा रेस्पॉन्सिव है कि नहीं बीड। तो उसके लिए जो आप 5 क्राइटेरिया है उसमें देख लिए, उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एसी खरीदना है किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को, तो उसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखा है, ठीक है, उसमें क्या है कि डिलीवरी जो चाहिए उसको 15 दिन के भीतर चाहिए। जो एनर्जी एफिशिएंसी वाला पार्ट था ना, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, तो उसमें 5 स्टार रेटिंग चाहिए। और टर्म्स ऑफ पेमेंट में कि भाई 40% एडवांस हम दे सकते हैं, 60% ऑन डिलीवरी देंगे। वारंटी हमको 1 साल का चाहिए। प्राइस जो है हम 30,000 में एसी लेंगे। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो है हम 6,000 पर ईयर देंगे। ठीक है, अब इसमें जो जो ये हमारा क्या था, बी डॉक्यूमेंट का हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस था। जो बीडर ये जो कोट किया वो बोल रहा है कि हम 10 दिन में आपको दे देंगे, 5 स्टार देंगे। ठीक है जी, हमको 40% ही आप एडवांस दीजिएगा, 60% जो है ऑन डिलीवरी दीजिएगा। वो बोला 1 साल का हम जो है वारंटी दे देंगे आपको, और 30,000 में दे देंगे, और 6,000 पर ईयर में हम आपको मेंटेनेंस भी कर देंगे। दूसरी जगह जो बीडर बी है, वो बोल रहा है कि हम 30 दिन में डिलीवरी करेंगे, और हम 3 स्टार ही जो है हम देंगे। 60% हमको चाहिए एडवांस और 40% ऑन डिलीवरी। 6 मंथ का ही आपको वारंटी देंगे, और 30,000 रुपये हमको चाहिए। ठीक है, 1 यूनिट का, और 10,000 पर ईयर मेंटेनेंस का चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो रिक्वायरमेंट था, ठीक है, उसके हिसाब से कौन मीट कर रहा है, बीडर ए मीट कर रहा है, यानी ए रेस्पॉन्सिव है। अनरेस्पॉन्सिव बीड कौन हुआ, तो बी वाला अनरेस्पॉन्सिव बीड हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस था उसके हिसाब से कुछ भी फुलफिल नहीं कर रहा है, सिर्फ प्राइस कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये दे रहा है 15 दिन के बदले में 30 दिन में देगा, 3 स्टार ही देगा, 10,000 मेंटेनेंस चार्ज लेगा। तो आप देख रहे हैं कि ए वाला रेस्पॉन्सिव बीड हो गया, बी वाला अनरेस्पॉन्सिव बीड हो गया। तो क्राइटेरिया क्या था डिसाइड करने का, वो क्राइटेरिया डिलीवरी टाइम था, टाइम पीरियड था, डिलीवरी ऑफ टाइम पीरियड, जो भी एनर्जी एफिशिएंसी था, टर्म्स ऑफ पेमेंट था, वारंटी था, प्राइस था, ऑपरेशन मेंटेनेंस था। ठीक है, तो ये सब क्राइटेरिया था। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है बीड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। जो ऊपर जो बीड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो अभी हम पढ़े हैं, आप देख रहे थे, बीड रेस्पॉन्सिवनेस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस था, वो बीड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ही है। उसके अलावा उसमें और जो एज एभव जो भी ऊपर था, यानी इसमें जो रेस्पॉन्सिवनेस, जो बीड रेस्पॉन्सिवनेस का जो क्राइटेरिया था, रेस्पॉन्सिवनेस के अलावा जो है और क्या हो सकता है, तो उसमें जो है और क्या डाल सकते हैं, तो जो एक्सपीरियंस है जो पहले हम पढ़े हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वो एक्सपीरियंस हम बोल देंगे भाई एक्सपीरियंस ये होना चाहिए, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है आपका, और कितने साल का एक्सपीरियंस है, जो भी हम पीछे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पढ़े थे वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बीड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो जो है जो भी बी डॉक्यूमेंट में जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ रहेगा, उसी के बेस पे बीड इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, बीड डॉक्यूमेंट में जो क्राइटेरिया दिया रहेगा, ठीक है, उसी के बेस पे क्या होगा, बीड इवैल्यूएशन होगा। बीड इवैल्यूएशन क्या करेंगे, उसी के बेसिस पे करेंगे, उसी के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाहर से जो है जब बीड इवैल्यूएशन करना होगा तो उस समय हम बाहर से 2-4 क्राइटेरिया ऐड कर देंगे। तो एक्सट्रिंसिक जो है क्राइटेरिया है वो ऐड नहीं करना है, वो क्या करना है, ऐड नहीं करना है। ठीक है,
तो बीड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है कि जो भी बीड डॉक्यूमेंट में होगा उसी के हिसाब से इवैल्यूएशन होगा, अलग से कोई भी क्राइटेरिया हम नहीं लाएंगे। अगर अलग से अगर हम लाने लगेंगे तो फिर आर्बिट्रेरीनेस हो गया कि जो हमारे मन में आ रहा है वो हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं होगा। आगे देखते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है। हमारा अगला पॉइंट है कैन बीड बी अल्टर्ड मॉडिफाइड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द डेडलाइन फॉर रिसीट ऑफ बीड। बोल रहा है कि जो डेडलाइन था बीड सबमिट करने का, वो डेडलाइन समाप्त हो गया है, उसके बाद कोई बीड को अल्टर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है जो एक बार सबमिट कर दिया है? तो नहीं कर सकता है, नो नो, ठीक है। बीड कांट बी अल्टर्ड, बीड जो है अल्टर नहीं किया जा सकता है। क्यों अल्टर नहीं किया जा सकता है? ऐसे अगर अल्टर होने लगेगा तो फिर वो करप्शन होने की संभावना है इसमें। चुपके से जो ऑफिसर है वो जो है किसी बीडर को बुला लेगा, बोलेगा कि जो है जो बीडर ए है वो तो 30,000 कोट किया है, आपका 35,000 है, आप 29,000 कोट कर दो, आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो है नहीं, मतलब ये जो अलाउ नहीं है, ठीक है। और जो है जो भी बीड डॉक्यूमेंट सब सबमिट करता है वो सब सीक्रेट रहता है, और बीड जो ओपनिंग डेट है उसी दिन खुलता है, उसी दिन पता चलता है, पहले से पता चल जाएगा, सब अपने हिसाब से चेंज चांज करके जो है उसमें होड़ लग जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो है ना अल्टर करने का परमिशन नहीं है, ठीक है। अगला दिया हुआ है नेगोशिएशंस विथ बीडर आफ्टर बीड ओपनिंग मस्ट बी सीवियरली डिस्करेज। जो नेगोशिएशंस है, नेगोशिएशंस नहीं करना है बीडर से, ठीक है। बीड ओपनिंग के बाद, बीड ओपनिंग के बाद नेगोशिएशन क्या है, अलाउ नहीं है। क्या है? अलाउ, अलाउ नहीं है, ठीक है। बीड ओपनिंग, नेगोशिएशंस का मतलब वही हो गया, नेगोशिएशंस का मतलब है वही कि ऑफिसर्स बोल देगा कि जो ए वाला है वो 50,000 कोट कर रखा है, बी वाला 40,000 कोट कर रखा है, तो ए वाला जो है ना ऑफिसर से नेगोशिएट करेगा कि सर आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम 39,000 कोट कर देते हैं और हमको दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, करप्शन बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी घटेगी, फेयरनेस नहीं रहेगा, ठीक है। तो कंपटीशन की कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए नेगोशिएशंस जो है ना ओपनिंग ऑफ बीड के बाद अलाउ नहीं है, और ना ही बीड को मॉडिफाई और अल्टर करना अलाउ है। लेकिन इसमें है कि एडहॉक प्रोक्यूरमेंट के केस में, एडहॉक प्रोक्यूरमेंट, एडहॉक प्रोक्यूरमेंट के केस में, ठीक है, क्या कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं। ये एडहॉक प्रोक्यूरमेंट क्या हुआ? एडहॉक प्रोक्यूरमेंट का मतलब है इमरजेंसी में हमको जब कोई प्रोक्यूरमेंट करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में जब हम कोई प्रोक्यूरमेंट करते हैं, पहले से हमारा जो है प्रोक्यूरमेंट प्लान नहीं बना हुआ है और इमरजेंसी में कुछ करना पड़ रहा है, वो एडहॉक प्रोक्यूरमेंट हो गया। और उस केस में मान लीजिए हमको एक ही बीडर से जो है सामान लेना है, तो उसे तो नेगोशिएट करना पड़ेगा कि कम से कम में सामान मिल जाए, समझ रहे हैं? तो ये है, तो नेगोशिएशन ऐसे अलाउ नहीं है, लेकिन एडहॉक प्रोक्यूरमेंट के केस में जो है नेगोशिएशन कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। वो भी ऐसा नहीं है कि नेगोशिएशंस करके और जो सामान हमको 1 लाख में मिल रहा है उसको 1.5 लाख कर दिया, 50,000 कमीशन खा जाए, तो ऐसा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑर्डिनरली बी अवार्डेड टू द लोएस्ट इवेल्युएटेड बीडर। बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो देना है वो लोएस्ट बीडर को देना है, तभी तो वो होगा, फेयरनेस होगा। नहीं तो मान लीजिए लोएस्ट बीडर है, उसको दिया ही नहीं जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किसी और हाईएस्ट वाला बीडर को दे दिया, वो कमीशन देने के लिए तैयार है, इसलिए तो ऐसा नहीं करना है। जीएफआर में बोला गया है कि जो भी लोएस्ट बीडर होगा उसी को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्या करेंगे, अलॉट करेंगे, ठीक है। इसमें हाउएवर लिखा हुआ है, यहाँ हाउएवर का मतलब है कि मान लीजिए कि हमको एसी जो है ना, मान लीजिए 300 यूनिट खरीदना था। कितना खरीदना था? 300 यूनिट। और जो लोएस्ट कोट किया है, लोएस्ट मान लीजिए ए जो लोएस्ट बीडर है वो बोल रहा है कि हम तो जी 200 दे पाएंगे, ठीक है, हमारे पास अभी 200 हो पाएगा। तो जो 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 100 जो बच गया, जो 100 वो जो है जो नेक्स्ट लोएस्ट बीडर होगा, जैसे बी है, मान लीजिए नेक्स्ट लोएस्ट बीडर बी है, तो उसको हम जो ए वाला प्राइस है उसी पर जो है ना हम बी से खरीद लेंगे 100 यूनिट, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो लोएस्ट बीडर से ही लेंगे, जब उससे नहीं हो पाएगा पूरा क्वांटिटी तो उस जितना क्वांटिटी बच जाएगा उससे नेक्स्ट लोएस्ट बीडर है उससे हम ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि व्हेन इज द रिजेक्शन ऑफ ऑल बीड जस्टिफाइड, जो है रिजेक्शन ऑफ बीड जस्टिफाइड कब होगा। लैक ऑफ कंपटीशन शैल नॉट बी डिटरमिन्ड सोनली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बीडर्स इवन व्हेन ओनली वन बीड इज सबमिटेड द प्रोसेस में बी कंसिडर्ड वैलिड प्रोवाइडेड। बोल रहा है कि लैक ऑफ कंपटीशन जो है ना वो सिर्फ नंबर ऑफ बीडर से ही क्या होगा, डिटरमाइन नहीं होगा। जो लैक ऑफ जो कंपटीशन है वो नंबर ऑफ बीडर से ही डिटरमाइन नहीं होगा। अगर ओनली वन बीड भी अगर कोई सबमिट करता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड जो कंडीशन है वो मीट करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सा कंडीशन है जिसको मीट करेगा, तो जो वन बीड जो सबमिट किया है वो भी वैलिड होगा। तो वो कंडीशन को हम देख लेते हैं। तो जो पहला कंडीशन इसमें है कि जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है, जो एडवर्टाइजमेंट निकाले हैं वो सेटिस्फैक्ट्रीली है। क्या है, सेटिस्फैक्ट्रीली है, यानी एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट निकाले हैं, सबको पता चला है, ठीक है, कि इस तरह का बिड निकला है। एक तो वो होगा। दूसरा है इसमें कि जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, वो अनड्यूली रेस्ट्रिक्टिव नहीं है, ठीक है। जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो अनड्यूली रेस्ट्रिक्टिव नहीं है। जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डाले हैं जितना हमको चाहिए था वही डाले हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डाले हैं, ठीक है, ताकि जो है कोई बीडर आए ही नहीं, एक ही बीडर आए जो हम चाह रहे हैं। तो उस तरह का अगर जो है हम अनड्यूली रेस्ट्रिक्टिव नहीं करना है, ठीक है। तीसरा है कि प्राइसेज आर रिजनेबल, जो प्राइस जो है एक ही बीड्स आया है लेकिन प्राइस जो है क्या है, रीजनेबल है, प्राइस क्या है, रीजनेबल है, ठीक है, मार्केट के हिसाब से, ठीक है, मार्केट के हिसाब से जो है प्राइस अगर रीजनेबल है, प्राइस रीजनेबल इन कंपेरिजन, ठीक है, टू मार्केट। अगर मार्केट के कंपेरिजन में अगर प्राइस रीजनेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बोल रहा है 3 ही पॉइंट था इसमें। पहला पॉइंट था कि जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है वो सेटिस्फैक्ट्रीली जो है हुआ है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो अनड्यूली रेस्ट्रिक्टिव नहीं था, ठीक है। और जो है जो प्राइसेज कोट हुआ है वो मार्केट के कंपैरिजन में ठीक है, अच्छा है। और इसमें जो एडवर्टाइजमेंट वाले में जो सेटिस्फैक्ट्री था उसमें कि रीजनेबल टाइम भी इसमें क्या है कि जो रीजनेबल टाइम है वो भी दिया गया है, ठीक है, रीजनेबल टाइम भी उसको दिया गया। एडवर्टाइजमेंट जो है सेटिस्फैक्ट्रीली एडवर्टाइज किया गया, रीजनेबल टाइम भी दिया गया बिड सबमिट करने के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अनड्यूली रेस्ट्रिक्टिव भी नहीं था। अब प्राइस जो कोट किया गया है वो रीजनेबल है मार्केट के कंपैरिजन से, तो उस केस में सिंगल बिड है वो भी वैलिड होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि when a limited open tender result in only one effective offer it shall be treated as single tender inquiry। जैसे मान लीजिए लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी निकालते हैं, उसमें मिनिमम 4 बीडर को पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, 3 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी मिनिमम 4 तो करना ही करना है। लेकिन मान लीजिए एक ही करता है और जो एक किया है वो ऊपर जो देखे हैं कि उस जो प्राइस सब कुछ मीट कर रहा है, प्राइस भी कोट कर रहा है, वो मार्केट के कंपैरिजन में ठीक ठाक है, तो इनवैलिड नहीं होगा, वो वैलिड होगा, उसको सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे, ठीक है। आगे है प्रोक्यूरमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ परचेज कमिटी। मान लीजिए कोई प्रोक्यूरमेंट जो है परचेज कमिटी के रिकमेंडेशन पे जो है ना किया जा रहा है, तो जो परचेज कमिटी में जो मेंबर होगा, जो परचेज कमिटी का जो मेंबर्स ऑफ जो परचेज कमिटी होगा, मेंबर्स ऑफ परचेज कमिटी होगा, वो मेंबर्स अगर इफ, ठीक है, परचेज
आर मोर देन, अगर मोर देन क्या है 50 लाख रुपीज़ 50 लाख का करना है, जैसे मेंबर्स ऑफ जो परचेज कमिटी होगा वो जो है क्या करेगा, जो एक दूसरे को रिपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्या करेगा, एक दूसरे को रिपोर्ट नहीं करेगा। अगर 50 लाख से ऊपर तक अगर ऊपर का सामान खरीदना है तो मान लीजिए कि 3 जो है उसमें 3 मेंबर है परचेज कमिटी में, और 3 में से जो 2 है ना, एक सीनियर ऑफिसर है उसमें और 2 जो जूनियर है, और दोनों जूनियर जो है सीनियर को रिपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में तो तीनों मिल के जो है किसी भी चीज़ को क्या कर देगा, ओके कर देगा, दोनों डर से कर देगा, जो सीनियर है उसके डर से। तो यही बोल रहा है कि 50 लाख से ऊपर का अगर सामान खरीदना है तो जो उसमें मेंबर होगा, कोई भी मेंबर जो है ना, किसी भी उसमें के जो मेंबर है उसको रिपोर्ट नहीं करेगा, सब इंडिपेंडेंटली होगा, मतलब एक दूसरे का रिपोर्टिंग ऑफिसर रिव्यूइंग ऑफिसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें 4 कंडीशन दे रखा है। पहला कंडीशन दे रखा है कि लैक ऑफ कंपटीशन होगा, लैक ऑफ कंपटीशन होगा, ठीक है, लैक ऑफ कंपटीशन होगा, ठीक है, पहला कंडीशन है। दूसरा है कि रेस्पॉन्सिव बिड नहीं हो, एक भी रेस्पॉन्सिव बिड नहीं होगा, रेस्पॉन्सिव बिड, ठीक है, एक भी, ठीक है, एक भी रेस्पॉन्सिव बिड नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जस्टिफाइड होगा। जो भी प्राइसेज है, जो भी प्राइसेज है वो क्या है, काफ़ी हाइयर है, जो प्राइसेज होगा अगर काफ़ी हाइयर होगा, ठीक है, हाइयर होगा, हाइयर होगा, काफ़ी हाइयर होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जस्टिफाइड होगा। और जितना भी बीडर है वो कोई भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो मीट नहीं कर रहा है, ठीक है, मीट नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो है वो रिजेक्शन जस्टिफाइड होगा। रिजेक्शन जस्टिफाइड कब होगा, तो लैक ऑफ कंपटीशन होगा, और क्या होगा, एक भी रेस्पॉन्सिव बिड नहीं होगा, ठीक है, रेस्पॉन्सिव बिड यानी जो हम मांग रहे हैं वो एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा होगा। प्राइस हाइयर होगा, ठीक है, जैसे हम 30,000 का एसी लिखे हैं और 50,000 से कम का एसी मिल ही नहीं रहा है, और हमारा बजट से बाहर जा रहा है वो, ठीक है। और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हम चाह रहे हैं कि भाई 5 स्टार रेटिंग हो, बिल्कुल आवाज़ ना करे, स्मूथली चले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस केस में क्या होगा, जस्टिफाइड होगा। आगे देखते हैं, क्या है, हमारा जो यह वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।